नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में। यह सेशन नंबर 28 है। लगभग दोस्तों 200 प्लस हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और डेली दोस्तों आपको पता है 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर नए पैटर्न पर होते हैं। नए क्वेश्चन होते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं और कम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं कि 20 में से आपका 12 प्लस स्कोर है या दोस्तों आपका 15 प्लस स्कोर है। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण, यहाँ पे क्या दिया होना, अस्थि उपस्थि यहाँ पे दिया गया है। उपस्थ तथा हड्डियों के निर्माण संपोषण में आवश्यक जो तत्व होता है वह कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन होता है या दोस्तों जिंक होता है। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान्य है। तो ये उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में जो आवश्यक तत्व होता है वह किसका होता है? सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें दोस्तों? कैल्शियम की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है, अमाशय होता है, मस्तिष्क होता है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। यानी जब हमें या आपको या किसी व्यक्ति को जब टाइफाइड होता है, ठीक है, तो शरीर में जो ऐसा अंग होता है जो प्रभावित होता है, वह अंग कौन सा है? तो वह अंग है आंत। ठीक है, टाइफाइड से शरीर में आंत ज्वर रोगी सीने पर गुलाब जैसे चकत्ते बन जाते, इसका लक्षण है, टाइफाइड के लक्षण है। आंत ज्वर रोगी होता है या सीने पर गुलाब जैसे चकत्ते बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से किस कमी से एनीमिया रोग होता है? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, एनीमिया रोग की बात कर रहे हैं। तो किस तत्व की कमी से, या किस ऑप्शन के दिए किस कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या जस्ता की कमी से होता है। एक ऑप्शन और आ सकता है, वह आ सकता है आयरन की कमी से, या ऑप्शन आ सकता है एफी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनीमिया से रोग यहाँ पे किस कमी से होता है? लोहा, आयरन या एफी कोई भी आ जाए। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। देखिए, रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन। फेफड़ा से ऑक्सीजन पहले श्वास नलिका द्वारा हम O2 को ग्रहण करते हैं, फेफड़े में आता है। फेफड़े में ऑक्सीजन के बाद हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के साथ फिर क्या है, यह रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है। इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसकी वजह से ही कमजोरी तथा थकान महसूस होता है, और इसी स्थिति को ही एनीमिया कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्या दिया गया है कि सीमेंट तथा अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन होता है? अब आप लोग बोलेंगे सीमेंट तो घर में यूज होता है, घरों बनाने में कार आता है। ठीक है, और अगर हम अस्थियों की बात करें, ये तो हड्डी है। ठीक है, ये जीव में होती है, जीव में विद्यमान होती है, जीव के बॉडी या शरीर के अंदर होती है। तो सीमेंट और अस्थियां दोनों में जो विद्यमान तत्व है वह चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। थोड़ा दोस्तों मेरा स्वास्थ्य यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा वीकनेस टाइप है, इसलिए क्लास थोड़ा एनर्जी फुल नहीं है। बाकी सारी क्लास जो है इम्पोर्टेंट है, सेशन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक एनर्जी फील वो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्लासेज कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी परिवार है। आप लोगों का प्यार, स्नेह है, सपोर्ट है जो हमें एनर्जी देता है। तो सीमेंट और अस्थियों में जो दोनों विद्यमान तत्व होता है, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी कहलाती है? अंगुली कहलाती है,
पाँव कहलाता है, जबड़ा कहलाता है, ये दोस्तों कलाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कलाई की बात कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी है वह हमारी पेशी कौन कहलाती है? जबड़ा कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? जबड़े की बात कर रहे हैं। जबड़ा सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कहलाता है। नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके करंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख कर की जाती है। वो क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट किए जाते हैं। जी हाँ, छठवां प्रश्न आ चुका है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी साथियों का। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी पेशी में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? वृक्क की बात कर रहे हैं, आंत की बात कर रहे हैं, हृदय की बात कर रहे हैं, या दोस्तों हम यकृत की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। जी हाँ, किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? अगर आपका जवाब हृदय है तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी हाँ, जब हमें कुछ क्रिएटिव होता है, जब हम चाहने वाला जब सामने आता है, पहली बार जब हम जिससे मिलते हैं, आपका चाहने वाला कोई व्यक्ति है, जब आप उससे पहली बार मिलते हैं तो हृदय की जो धड़कनें होती हैं वो आपको अलग ही मिजाज में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये धड़कन ही है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? जी हाँ, हम लोग देख ले होते हैं, कहते हैं आज वीकनेस है यार, आज बॉडी में बहुत दर्द है, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, हम कहते हैं। लेकिन एक ऐसा अम्ल होता है दोस्तों जो मांसपेशियों हमारे जमा हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य यानी आपको और हमें थकान महसूस होने लगता है। वह दोस्तों अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, या ये सभी हो जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा अम्ल जो मांसपेशियों में जमा हो जाए और हमारे थकान का कारण बनता है वह हमारा लैक्टिक अम्ल है। जी हाँ, लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे मांसपेशियों में जब जम जाता है तभी हमको थकान महसूस होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, तो जब एनर्जी लॉस होती है, ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा होने लगता है और फिर हमारे थकान हमें क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है। इसलिए कहते हैं रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट कीजिए, क्या है, विदाउट वेस्ट की बात कर रहे हैं। विदाउट वेस्ट आपको रेस्ट करना है, बिना खोए हुए आपको आराम करना है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? जी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्निया की बात कर रहे हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ज़्यादातर अगर सभी लोग कहते हैं कि लूसेंट की जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको पढ़ें, जो उसका डेफिनेशन हो, आपको समझ में आए, आपको बेहतर लगे, वही सबसे अच्छी क्लास, वही सबसे अच्छी बुक, वही सबसे अच्छा सेशन, वही सबसे अच्छा यूट्यूब स्टडी चैनल होता है। जो आपको समझा सके, जो आपको क्वेश्चन को समझ में आ सके, वही सबसे बेस्ट तैयारी होती है, वही बस से स्टडी मटेरियल बेस्ट होता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से कॉर्निया किसका भाग होता है? कान का है, आँख का है, वृक्क का है, या नाक का है? तो कॉर्निया की बात कर रहे हैं। तो कॉर्निया जो हमारा अंगों का भाग है, अगर आँख बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाजुक कहलाता है। ठीक है, आँख, कान, मुख और त्वचा। आँख, नाक, मुख, जीभ, ये सारी चीज़ें, त्वचा, ये 5 जो चीज़ें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मनुष्य की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, अपने जीवन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब कहते हैं ना कि इसने नेत्रदान कर दिया, आपने सुना होगा नेत्रदान किया जाता है। क्या आपने साइंस की तरह ये सोचा है कि ये नेत्रदान जो है प्रयुक्त होता है, लेकिन नेत्रदान में आँख कौन से भाग प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, नेत्र, लेंस, संपूर्ण आँख, रेटिना या कॉर्निया? देखिए ऐसा नहीं है, नेत्रदान मतलब ये नहीं होता कि संपूर्ण आँख दे दिया जाता है। आँख का क्या दिया जाता है सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आँख का एक भाग है जो दे दिया जाता है, और वह भाग है आपका रेटिना। ठीक है, आँख दान या नेत्र दान कहलाना मतलब जो रेटिना होती है बीच में, उसको दे दिया जाता है, वही नेत्र दान कहलाता है। 10वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? अब देखिए नेत्र, आँख की बात कर रहे हैं, तो लगातार जो भी 2-4 क्वेश्चन होंगे आँख से रिलेटेड होंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है किस अंग द्वारा किया जाता है? कोराइड के द्वारा, आइरस के द्वारा, रेटिना के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? आइरिस की बात कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो आंख होती है, ठीक है, हमारी जो ये आइज है, बीच में सेंटर होता है, ये हमारी पलकें होती हैं, ठीक है, ऐसे रंज होता है, ये हमारी आंख है। तो आंख के जो है किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है, प्यूपिल, आइरिस या कॉर्निया? देखिए सभी लोग जानते समझते हैं कि आंख का जो किसी भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमने दिखाई देता है। आप लोग देखेंगे कई बार होता है किसी आंख में आप चेहरा अपना देख लेते हैं, किसी आंख में देखिए उसकी आंख खुलवा कर उसी के आंख में अपनी आंख लगाकर देखिए तो आप लोग देखेंगे आपका चेहरा नजर आता है छोटा छोटा, वही आपका रेटिना कहलाता है। मतलब है कि आंख के किस भाग को वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, आपको ध्यान दीजिएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? आइए आप लोगों को देख रहे हैं स्क्रीन पर है कि मानव नेत्र में उपस्थित जो रेटिना होती है उसमें रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होता है? हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये लाल रंग है? ठीक है, हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये हरा रंग है? ठीक है, ये ब्लू कलर है, ये नीला कलर है, ठीक है, ये आसमानी कलर है, ये गहरा लाल है, ठीक है, ये हरा है, ठीक है, ये पीला है, कैसे जान जाते हैं? तो मानव यानी हमारे और आप में नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेद के लिए उपस्थित क्या होता है? तो रंगों को विभेद करने के लिए उपस्थित आपका कोराइड होता है, आइरस होता है, कोन्स होता है या राइड होता है, क्या होता है? सभी कमेंट करके, सभी फीडबैक करके बताइएगा। तो इसमें क्या होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर कोन्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे आंखों में क्या है? कोन्स होता है जो रंगों को विभेद करने में हमें क्या है? पहचानी बताता है कि ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो त्वचा का रंग है वह हार्मोन्स के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है, एंजाइम के कारण होता है या इनमें से किसी कारण नहीं? तो त्वचा का रंग किसके कारण होता है? कोई कहता है बहुत ही काला है, कोई कहेगा गोरा त्वचा है, गोरी त्वचा है, ठीक है, सांवली त्वचा है। ये जो रंग होते हैं, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो यह मेलानिन के कारण होता है। किसका कारण? मेलानिन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग डिफिनेशन कोई बुक से या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में? आप मेलानिन के बारे में सर्च कर सकते हैं विथ डिटेल, विथ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जितने प्यारे भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक क्लास, हर एक सेशन आपको मिलते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी परिवार है। ठीक है, राष्ट्रहित में शिक्षा का परिवार है, स्टडी चैनल है, आपका चैनल है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा, हमारे देखिए बाहरी आवरण सारी त्वचाएं हैं, सारी त्वचा होती है। ठीक है, तो सबसे जो अधिक मोटी त्वचा होती है हथेली की होती है, नितंबों की, सिर पर या तलवे पर होती है। तो देखिए हथेली की भी हम मानते होती है, लेकिन इससे जो ज़्यादा तलवे होते हैं, जो पैर का निचला हिस्सा होता है, हाथ की हथेली और पैर का जो निचले हिस्सा तलुआ बोलते हैं। ठीक है, तो तलवे की सबसे ज़्यादा अधिक मोटी त्वचा होती है। आपके और हमारे ऑल बॉडी पार्ट त्वचा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय होता है, यकृत होता है, मस्तिष्क होता है या चमड़े की बात कर रहे हैं? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह चमड़ा होगा। ये आपको नोट करना है। किसकी बात कर रहे हैं? चमड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चमड़ा बिल्कुल एक पूरा जुड़ा होता है, पूरी बॉडी से लेके, सिर से लेके तलवे तक पूरा जुड़ा होता है, इसलिए यह सबसे बड़ा अंग कहलाता है। चमड़ा की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा कहलाता है? रेडोप्सिन कहलाता है, मेलानिन कहलाता है, एंथ्रोसाइनिन कहलाता है या आइडोप्सिन कहलाता है? देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, विद डिटेल विद कंसेप्ट के साथ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि त्वचा को रंग देने वाले गोरा, काला, श्यामला, ये जो त्वचा का रंग होता है, यह वर्णक कौन कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना विथ जायसवाल सर, विथ फ्री आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपका फ्री में यूट्यूब चैनल हर एक क्लास हर एक सेशन आपको मिलती है। दोस्तों त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, जो त्वचा की हमारी ऊपरी सतह होती है वह प्रोटोडर्मिस कहलाती है, डर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा की ऊपरी जो बाहरी सतह होती है हमारी कौन सी कहलाती है? जी हाँ, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या कहलाती है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो हमारा क्या कहलाता है? एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? ऐसे पदार्थ दोस्तों, ऐसा पदार्थ बताइए जो हमारे और आपके शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। दंत वल्क, नख, दंत धातु या अस्थि की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। 20 में से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 12+ है? क्या आपका स्कोर 15+ है? क्या आप 20 में से 20 खेल जाते हैं? 20-20 बिस्किट खाने में अच्छी लगती है, 20-20 मैच खेलने में अच्छा लगता है। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन में जब 20 स्कोर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ऐसा पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है वह दंत वल्क कहलाता है। क्या कहलाएगा? दंत वल्क की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। 19वां प्रश्न है, इसके बाद इस क्लास इस सेशन का 20वां प्रश्न करेंगे। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? देखिए हमारी जो आंखें हैं, आंखों से क्या होता है? अश्रु गिरते हैं। ठीक है, आंसू यानी कि आंसू बहते हैं। तो हमारी आंखों से जो आंसू बहते हैं उनमें से कौन सा एंजाइम जिसमें जीवाणु मर जाते हैं, उसमें एक एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। आपका यूरेज एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, लाइसोसोम होता है, या आपका इनमें से कोई, या एमाइलेज की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे और आपके आंसू में एक एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मार देता है, वह है लाइसोजाइम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लाइसोजाइम नोट करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? प्रत्यारोपण शब्द आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, श्रवक व्याख्याता लोग हैं। तो मानव शरीर के कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय। सभी कमेंट करेंगे। देखिए प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे पर देना। देखिए गुर्दा दे सकते हैं, हृदय की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात नहीं कर सकते हैं, फेफड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है दूसरे का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। गुर्दा एक दूसरे को लगा देंगे, फेफड़ा लगा देंगे, हृदय लगा देंगे, लेकिन प्रत्यारोपण मस्तिष्क का नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ईवीएस के पार्ट का साइंस का पार्ट चल रहा है। इसमें सेशन ये क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है, फीडबैक करके जरूर बताना है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। बारिश का सीजन चल रहा है दोस्तों, पेड़ अवश्य लगाइएगा प्रकृति को, ताकि हमें ऑक्सीजन, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन मिलता रहे। कम ऑक्सीजन और CO2 का कंबाइंड बना रहे, कल्चर बना रहे, और ये जीवन, ये जगत, ये संसार बना रहे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।